हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, हिटलर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने, लेकिन हम आज उसके जीवन के बारे में, हिटलर कैसे तानाशाह बना, इसके बारे में हम जानेंगे। नाज़ीवाद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जानने के लिए सभी लोग इच्छुक होंगे कि हिटलर जो है वो नाज़ीवाद कैसे, वो तानाशाह बना, है ना, शुरुआत कैसे हुई। ये आई थिंक सब आप सभी को जो है जानने की इच्छा होगी। तो चलिए आज जो है पढ़ते हैं हिटलर के उदय के बारे में और नाज़ीवाद के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं नाज़ीवाद क्या होता है। देखिए, नाज़ीवाद क्या है ना, ये कोई एक पर्सन नहीं है, ये जो है जर्मन तानाशाह जो कि एडोल्फ हिटलर जो था उसकी विचारधारा है। ठीक है, ये क्या है, विचारधारा है। ये विचारधारा जो है ना, वो सरकार और आमजन, जो आम जनता होती है, इनके बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इनके अनुसार जो है सरकार की हर योजना के पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। तो ये जो नाज़ीवाद है ना, या जिसे नाज़ीवाद भी कहा जाता है, तो ये जो चलाया गया था, ये जो है जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। तो इसी को हम पहले स्टडी करेंगे, यानी कि नाज़ीवाद। तो देखिए, आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। ठीक है, ये है एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। और इन्हीं के बारे में हम पूरा चीज़ देखेंगे आज। तो देखिए, 1945 में ना बसंत के हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, ठीक है, डॉक्टर थे, और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो देखिए, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। तो यहूदी कौन होते हैं? यहूदी वे थे जो मोहम्मद पैगंबर के धर्म को मानने वाले थे, वे कहलाते थे यहूदी। ठीक है, अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग घूमने गए। यह आखिरी मौका था ना जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया, और कुछ समय बाद हेलमुट के पिता अपने दफ्तर खुद को गोली मार ली, यानी कि जो है अपने आप को ख़त्म कर दिया गोली मार के। तो हेलमेट की यादों में ना वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया। घर के अलाव क्या कि घर में जो है कुछ चीज़ें लकड़ी वगैरह इकट्ठे करके जला दिया जाता है ना, तो उसी में जो है जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसके जो है वो चीज़ दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे क्या डर था ना कि कहीं उसकी माँ जो है उसे जहर ना दे दे। ठीक है, तो हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसके पिता नाज़ी थे। ठीक है, नाज़ी मतलब नाज़ी एक विचारधारा है, अभी हम आगे देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना हिस्ट्री, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको अलग से कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक स्टोरी फॉर्म में अगर आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, है ना। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। मैंने बताया ना कि ये एडोल्फ हिटलर की विचारधारा है नाज़ीवाद। तो यही जो है उन हेलमुट के पिता जो थे वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। तो आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। थोड़ा बहुत तो आई थिंक मैं ये समझ सकती हूँ कि थोड़ा बहुत आप सभी को पता होगा, है ना। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जो है जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। ठीक है, वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने जो है यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद ना सिर्फ जो है इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाज़ीवाद का मतलब क्या है।
देखिए आउटलाइन तो मैंने आपको नाथसीवाद का शुरू में ही बता दिया, अब हम डिटेल में मतलब समझेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है ये देखते हैं। इस सिलसिले में ना हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से आखिर डरे थे, उनके अंदर मन में डर क्या था, है ना, कि जो उन्हें जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो यही चीज़ हम पहले देखेंगे। देखिए बात है मई 1945 की। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, ठीक है। और हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, ठीक है। और इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि बंकर क्या होता है, ठीक है। बंकर का मतलब होता है तह खाना, ठीक है। उसमें अपने आप को बंद करके उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक। इसके बाद बात करेंगे युद्ध खत्म होने के बाद ना न्यूरेमबर्ग में, एक इस प्लेस का नाम है न्यूरेमबर्ग में, एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। अब युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों से दुनिया भर में निंदा की गई। अब ये कृत्य क्या थे? बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के साय में ना जर्मनी ने जनसंहार शुरू किए गए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लोगों की हत्याएं की गई, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ कि यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को ना सामूहिक रूप से मारा गया। अब इसमें मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, ठीक है। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। अब देखिए कितना भारी जनसंहार हुआ, है ना। इसके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों की भी मौत की नींद सुला दी गई। अब देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, ठीक है। एक जो है ऑस्विक कत्ल खाना जैसे होता है ना कि एक बहुत मतलब एकदम बंद, जहाँ पे वेंटिलेशन, ऑक्सीजन पास ना होने की जगह होती है और वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हज़ारों लोगों की संख्या में वहाँ पे लोग छोड़ दिए जाते हैं, तो उनकी मौत घुटन के मारे हो जाती है, ठीक है। अब बाकी जो है आरोपियों में से बहुतों को तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी, ठीक है। अभी हम जब जो है हिटलर के बारे में देखेंगे ना, उसके आतंक के बारे में हम देखेंगे। हिटलर का दूसरा नाम ही आतंक है, तो हम अभी देखेंगे हिटलर के बारे में पूरे डिटेल में। अब देखिए असल में क्या है ना कि मित्र राष्ट्र जो हैं वो पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। अब देखिए बहुत सारे लोगों का मानना था ना कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह अनुभव से गुजरे थे, उससे भी नाज़ी जर्मनी का उदय का योगदान दिया गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मित्र राष्ट्र क्या होते हैं, ठीक है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ना ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, और फिर जब 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए, उन्होंने धुरी शक्तियों, यानी कि हम दूसरा चैप्टर पढ़े हैं रूसी क्रांति, तो उसमें हमने देखा है कि शक्तियों का केंद्र कहाँ था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में था। तो यानी कि उन्हें जो है धुरी शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाज़ी शब्द का उत्पन्न कहाँ से हुआ है ना। तो नाज़ी शब्द जो है ना ये जर्मन भाषा का शब्द है, यानी कि नात्सियोनाल से प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया ये। और नात्सियोनाल जो शब्द है हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, और इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, इसका जन्म, ठीक है, इसकी बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती के सालों में ना जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। आप सभी को पता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है बहुत ताकतवर साम्राज्य थे, मित्र राष्ट्र थे। तो उन्होंने जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, यानी कि मित्र राष्ट्र कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध जो कि चला था कब से कब तक, 1914 से 1918 तक। मैं आपको जो है पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। हमने दूसरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। लड़ा गया था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी।
सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। अच्छा, युद्ध तो तभी होता है ना जब हम ये सोचते हैं कि हमारी जो है दो टीमें होती हैं, ठीक है, 2 या 3 टीमें, उसमें आपस में बहुत सारी टीम्स का समर्थन भी होता है, तो वो तो कुछ ना कुछ फ़ायदे की उम्मीद करते हैं ना। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये युद्ध जो है इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हानि हुई, आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआती में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में क्या हुआ? 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया ना, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। ठीक है, आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट का पदत्याग ने जो है वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को जो है एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। देखिए, इसी सिलसिले में ना वाइमर में, एक प्लेस का नाम है वाइमर, में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। तो देखिए, ये जो वाइमर है ना, ये वाइमर गणराज्य है। ठीक है, ये जो है लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को दिया हुआ नाम है, जिसने जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शाही सरकार के बदले कार्यभार संभाला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ठीक है, और नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लग गया। ठीक है, जर्मन संसद का नाम है राइक्सटाग, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, क्या नाम है जर्मन संसद का? नाम राइक्सटाग। ठीक है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने लगा, तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए ना औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक अधिकार जो है मताधिकार प्रदान किया गया। अब वयस्क का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो है 18 वर्ष जो भी व्यक्ति पूरी कर लेता है तो वो जो है वोट देने के काबिज हो जाता है, वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के काबिल हो जाता है, और उसी को कहते हैं वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई? लेकिन ये जो है ना एक नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब देखिए, इसकी वजह तो ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी जो है, जो जर्मनी की पराजय हो गई, तो जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। अब भाई, अब आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करोगे और जब हमारा शासन आएगा तो जाहिर सी बात है हम आपके ऊपर कठोर शर्तें थोपेंगे ही। ठीक है, तो वही चीज़ जर्मनी के साथ भी हुआ। तो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि, देखिए वर्साय की संधि हम जो है फ्रांस की क्रांति से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, जर्मनी का मामला हम देखते आ रहे हैं। तो वर्साय की शांति संधि में हुई जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी, और इस संधि की वजह से ना जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। अब ये बताइए, 10% आबादी हवाले करनी पड़ी, 13% भूभाग, ठीक है, ज़मीन का हिस्सा, और 75% लोहे के भंडार जो कि उनकी अर्थव्यवस्था का बेसिक था। ठीक है, और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। तो क्या बचा रह जाएगा, है ना? तो जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। ठीक है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी कि वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जो है युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अब इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया गया। अब ये देखिए, ठीक है, खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। ठीक है, बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए, मैप के थ्रू देखिए, ये जर्मनी जो है ये 1914 की जर्मनी है। ठीक है, ठीक। अब क्या है कि ये जो ऑरेंज का पोर्शन है ये है जर्मनी से ले ली गई ज़मीन। किसके द्वारा ले ली गई है? फ्रांस, है ना, और जो है पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये जो है ये पोर्शन ये ले लिए गए हैं। ठीक है, और जो हल्के जो है ब्लू कलर के पोर्शन है वो लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली ज़मीन है। ठीक है, और जो है विसैन्यीकृत मतलब कि सेनाएं भी जो है कर दी गई ना।
सेनाएं भी भंग कर दी गई थी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है विसैन्यीकृत क्षेत्र। तो यानी कि ये जो है ये विसैन्यीकृत, ये राइनलैंड का पोर्शन है, राइनलैंड है ना, तो ये जो है विसैन्यीकृत पोर्शन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए युद्ध का असर क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए इस युद्ध ने ना पूरे महाद्वीप को, यानी कि आप बात कर लीजिए पूरे यूरोप महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। अब जाहिर सी बात है इतना जो है आर्थिक रूप से हानि हुई, जनसंहार हुआ, तो जाहिर सी बात है मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से हानि होगी। तो ठीक है, यूरोप जो है कल तक कर्ज देने के वाले महाद्वीपों वाला कहलाता था। जो युद्ध खत्म होते होते ना कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, बहुत सारे कर्जे हो गए उनके ऊपर। विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य को से जो है वसूल किया जा रहा था। तो इस गणराज्य को ना युद्ध में पराजय का अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अब भाई हमारे ऊपर, आप अपने आप को मान के चलिए, हमारे ऊपर अगर कर्ज का बोझ इतना ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या होगा, अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर भी जो है अपंग हो चुकाएगा, है ना। तो वाइपर गणराज्य जो है ना के हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। तो रूढ़िवादी पुरातनी, रूढ़िवादी का मतलब आपको पता है कि जो पुरानी परंपराओं को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, रूढ़िवादी विचारधाराएं, है ना। तो राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लग गया। अब देखिए नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है, और इस मनोदशा का ना 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो पहले महायुद्ध में ना यूरोपीय साम्राज्य समाज जो है और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा जो है मंडन किया जा रहा था। ये जो खंदक है ना, ये जो है किसी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए उसके इर्द गिर्द बनाई गई गहरी चौड़ी खाई के सुरक्षा करता थे। ठीक है, तो इनका महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी ना कि सिपाही जो है इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का जो है बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। अब देखिए कितनी दयनीय स्थिति थी। सार्वजनिक जीवन में ना आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गईं। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। जन समर्थन यानी कि लोगों का समर्थन मिलने लग गया। ठीक है, जो है उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था। तो लोकतंत्र का मतलब आपको पता ही है, लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। तो उस समय जो ये था ना, ये बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, आज हम यहीं रहने देते हैं वीडियो, और अगले वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम नाथसीवाद को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे पूरा हिटलर का जिंदगी। ठीक है, कैसे वो तानाशाह बना, है ना। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दिया करो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।